हाय गाइस, वेलकम टू एट अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा कैनाडा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ को। इस फंड के बारे में मैं आपको इन डेप्थ रिव्यू दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, और लास्ट में एक वर्डिक्ट भी दूंगा। वीडियो का अंत तक देखना ताकि पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कैनाडा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड जो है वो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। मतलब इसका जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों सेक्टर्स में ही रहेगा। तो ये एक 4 स्टार रेटेड फंड है। इसका जो फंड साइज है वो है 15,499 करोड़ का। तो फंड साइज भी काफ़ी बड़ा है। इसका जो एनएवी है, आज के डेट का एनएवी है 179.03 का, और मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 1,000 रुपीज़ का। तो फंड का अगर फंड मैनेजमेंट की बात करें तो फंड मैनेजर जो है वो है श्रीदत्ता भंडालवर। और यही फंड मैनेजर मतलब कैनाडा रोबेको स्मॉल कैप और कैनाडा रोबेको ब्लू चिप फंड का जो है उसका फंड मैनेजर यही है। तो इन कैनाडा रोबेको के सारे ही फंड्स के फंड मैनेजर श्रीदत्ता ही है, और ये फंड के साथ जुड़ा हुआ है अक्टूबर 2019 से अभी तक। तो फंड का अगर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर है 40.52% का। तो एक मेजोरिटी अमाउंट लार्ज कैप में ही है जो कि होना चाहिए। मिड कैप में अगर हम इस फंड का एलोकेशन देखें तो मिड कैप में एलोकेशन है 29.44% का, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बस 5.49% का ही एलोकेशन है। तो इससे हम यही देख सकते हैं कि मेजोरिटी जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में ही है, और मिड कैप में भी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एलोकेशन है, जो कि अराउंड 30% का एलोकेशन है। तो आइए फंड का जो रिटर्न्स और रैंकिंग्स है वो देख लेते हैं। तो फंड का जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो है 20.1% का। 20.1% का रिटर्न दिया है फंड ने ऑल टाइम में, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न होता है। 5 ईयर्स का अगर हम रिटर्न देखें तो 5 ईयर्स में फंड ने रिटर्न दिया है 12.6% का, और जहाँ की कैटेगरी एवरेज का रिटर्न वहाँ था 10.4% का, और रैंकिंग कैटेगरी 5 ईयर्स में फंड का है 8th में। तो यहाँ अगर हम देखें तो कैटेगरी एवरेज को सिर्फ 2% के अराउंड ही बीट किया है फंड ने, जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 3 ईयर्स का अगर हम रिटर्न देखें तो 3 ईयर्स का रिटर्न तो 16.9% का है फंड का, और कैटेगरी एवरेज ने रिटर्न दिया था 15.3% का, और रैंकिंग कैटेगरी था 13। तो यहाँ पर भी हम यही देख सकते हैं कि बस 1% से ही बीट कर पाया है फंड ने कैटेगरी एवरेज को। 1 ईयर का अगर हम देखें फंड ने रिटर्न दिया -0.2%, और कैटेगरी एवरेज की रिटर्न है 0.3%। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म किया है 1 ईयर में, और यहाँ पे रैंकिंग कैटेगरी 20 में चला गया है। फंड का अगर हम होल्डिंग्स देखें तो होल्डिंग्स में 58 कंपनीज है। उनमें से टॉप 10 होल्डिंग्स है HDFC बैंक, उसमें 7.07% है। ICICI बैंक में 6.40% का है। इन्फोसिस में 4.69% का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.79% का। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3.37% का, और बाकी जो सारे कंपनीज है उन सारे कंपनीज में 3% से कम का ही एलोकेशन है। तो देखते हैं इक्विटी डेट और कैश का जो स्प्लिट है उसको। तो इसका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो है 95.6% का, और कैश इन्होंने होल्ड करके रखा है 4.3% का। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर हम देखें तो सेक्टर एलोकेशन में हम फाइनेंशियल सेक्टर में 30.5% का एलोकेशन है, और वो हम देख ही सकते हैं क्योंकि ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI में सबसे ज़्यादा इनका होल्डिंग्स है। अदर्स में 16.2% का एलोकेशन है। ऑटोमोबाइल में 9.9%, और बाकी जो सारे सेक्टर्स है मैं स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ पे 7 और 6% के अराउंड ही एलोकेशन है। फंड का अगर हम रिस्क रेशियोज देखें तो उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन जो है फंड का है 20.7, और कैटेगरी एवरेज का है 19.79। तो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा वोलेटाइल है ये फंड। बीटा जो है फंड का बीटा है 0.96, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का बीटा है 0.88। तो बीटा भी काफ़ी हाई है, तो ज़्यादा वोलेटाइल फंड हो जाता है, थोड़ा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कम दे पा रहा है। शार्प रेशियो अगर हम देखें तो शार्प 0.5 है, जहाँ की कैटेगरी एवरेज के शार्प है 0.47। तो शार्प कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट इक्वल ही है। ट्रेनर्स रेशियो देखें तो ट्रेनर्स रेशियो तो बिल्कुल ही इक्वल है कैटेगरी एवरेज के साथ 0.11, और कैटेगरी एवरेज का भी 0.11 है। जेनसन्स अल्फा अगर हम देखें तो जेनसन्स अल्फा है -1.47, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का तो है 0.01। तो यहाँ पे हम जेनसन्स अल्फा अगर देखें तो वो भी काफ़ी ख़राब है इस फंड का, काफ़ी ख़राब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है इस फंड ने।
तो जितना रिस्क इन्होंने लिया है मिड कैप सेक्टर में अपना एलोकेशन रख के, उतना अच्छा रिटर्न इस फंड ने दे नहीं पाया है। फंड का अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो है 0.6% और एग्जिट लोड है 1% अगर 1 ईयर के अंदर आप पैसा को रिडीम करोगे तो आइए अब फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में। तो अगर ये फंड हम मोटा मोटा देखें तो इसमें ज़्यादातर जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही है और मिड कैप में 30% का एलोकेशन है। तो हम इससे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि ये फंड फिर लार्ज कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा देगा, कैटेगरी एवरेज को बीट करेगा, बिकॉज इसमें मिड कैप स्टॉक्स इंक्लूडेड है। तो इसीलिए रिस्क का जो फैक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, रिस्क ये फंड थोड़ा ज़्यादा ले रहा है मिड कैप कंपनीज में अपना एलोकेशन डाल के। लेकिन यहाँ पे आप जो रिटर्न देख पा रहे हो, इसका रिटर्न कहीं से भी वैसा नहीं लगता है। मतलब अगर हम सिंस इंसेप्शन का रिटर्न छोड़ दें, वहाँ पे 20% का रिटर्न दिख रहा है और इसका रीज़न कुछ अलग है। इसका रीज़न यही है कि पहले ये जो फंड था इसका ज़्यादातर होल्डिंग स्मॉल या फिर मिड कैप सेक्टर्स में ही होते थे, तो इसी वजह से ज़्यादा रिटर्न ला पाते थे। लेकिन अभी का अगर हम देखें 5 ईयर्स का रिटर्न, 3 ईयर्स का रिटर्न, तो उन रिटर्न्स में कैटेगरी एवरेज से बस थोड़ा ही ज़्यादा रिटर्न दिया है फंड ने। उतना भी अच्छा रिटर्न नहीं ला पाया है, बस 1 या फिर 2% से ही कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाया है, जो कि अराउंड लार्ज कैप जो है लार्ज कैप सेक्टर्स का या फिर लार्ज कैप ब्लू चिप फंड्स का वैसा ही रिटर्न दे पाया है ये फंड। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत बढ़िया लार्जर मिड कैप फंड है नहीं, क्योंकि इसका जो रैंकिंग कैटेगरी है वो भी काफ़ी मतलब पीछे है। वो टॉप 10 में मतलब उतना रहता भी नहीं है ये जो फंड है, और इसका रैंकिंग कैटेगरी डे टू डे डिटोरिएट होता ही जा रहा है। अगर आप मेरे से पूछे कि आपको इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, इसमें आपको अब नया इन्वेस्टमेंट तो शुरू नहीं करना चाहिए। एक एक्टिव फंड में तभी इन्वेस्ट करोगे जब आप देखो कि कंसिस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज से एक फंड जब कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है तभी आप इन्वेस्ट करोगे, है ना? तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट मत करो अभी, आप अभी ठहर जाओ। आप किसी और लार्जर मिड कैप फंड की तरफ देख सकते हो, इसको थोड़ा अवॉइड करें तो ही बेहतर होगा। और अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट ये कैटेगरी एवरेज को तो बीट कर रहा है। और अगर आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इसमें है तो निकालना भी प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार, तो इन्वेस्टेड आप रह सकते हो। लेकिन फिलहाल आप नया इन्वेस्टमेंट्स मत करना इसमें। तो यही था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि नेक्स्ट कौन सा वाला लार्ज एंड मिड कैप फंड आप रिव्यू में देखना चाहते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।